सो इन द प्रीवियस वीडियो में आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक दे दिया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे मैंने मेंशन कर दिया था। तो एक बाई एक, वन बाई वन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल्स। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्कोप, एंड उसके बाद टाइम मिलता है तो आई विल प्रोसीड फॉर द प्रियम्बल एंड द शॉर्ट टाइटल। तो पहले कमिंग टू द पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर कि कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो, देन इन दैट लॉ यू मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ दैट लॉ, कि वो लॉ कैसे डेवलप हुआ था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स डेवलपमेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे, देखो 1872, द ईयर वॉज 1872। तो 1872 में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। उसके पहले का जो पीरियड था दैट इज नोन एज प्री ब्रिटिश पीरियड, दैट इज नोन एज योर प्री ब्रिटिश पीरियड, राइट। तो जो प्री ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम क्या होता था, पीपल जो भी अग्रीमेंट्स वगैरह बनाते थे, तो ऑल दोज अग्रीमेंट्स वेर लार्जली गवर्न बाय द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस लॉ। मोस्टली हिंदू और इस्लामिक लॉ का जो भी कस्टम्स ट्रेडिशन था और लोकल यूसेजेस था, उसी को लेके ही सारे अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्स हो रहे थे। बट व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, तो मेन उनका पर्पस क्या था, बिजनेस करने के लिए वो आए थे। तो बिजनेस करना चाहोगे तो आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटिंग और अकॉर्डिंग्स। तो उसी हिसाब से देखा जाएगा, दे वांट ए क्लियर और यूनिफॉर्म लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव इनैक्टेड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 जब डेवलप हुआ था, उसका 3 स्टेजेस है। दिस इज द स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या हुआ था, स्टेज 1 में ए ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द थर्ड इंडियन लॉ कमीशन, जो भी कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे यूजीसी नेट वगैरह जो एग्जाम होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। देन सेकेंडली आपको और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो लॉ कमीशन था वो डिज़ोल्व हो गया था। तो ये जिस ऑब्जेक्टिव में ये बनाया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन उसका जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में क्या किया गया कि इसको और थोड़ा रिवाइज किया गया, इसको और थोड़ा एलाबोरेट किया गया था। एंड some of the provisions that has been borrowed from the New York draft code, ये सारे चीज़ इसका किया गया था। that is the stage 2 and stage 3, this is also important because जो सर जेम्स स्टीफन थे, सर जेम्स स्टीफन, आपको याद रखना पड़ेगा ये नाम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है। सर जेम्स स्टीफन क्या किए थे, इसको और एक बार सुपरवाइज किए थे, और फाइनल रिवीजन सर जेम्स स्टीफन के द्वारा दिया गया था। सो दिस इज द रीज़न व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपको अभी याद रखना पड़ेगा, देर आर 3 स्टेजेस, जिस स्टेजेस को पास करके ही कंट्रैक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 का डेवलपमेंट हुआ था। दिस इज अ बेसिक हिस्ट्री, थोड़ा सा बोरिंग था बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। So now the question arises whether the Indian Contract Act of 1872 is exhaustive or not. एग्जॉस्टिव और नॉट, इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव टर्म का मीनिंग क्या है, तो इन जनरल देखा जाएगा एग्जॉस्टिव मतलब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो आपको लगेगा सर कि वेदर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वेदर इट कंटेन्स द होल लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लेट्स से हमारा है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो भी जितने भी सारे प्रोविजंस है, वो वेदर इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट। हाँ, मेंशन तो किया गया है, आंसर आपका आंसर ये हो सकता है, हाँ सर मेंशन तो किया गया है बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। व्हाई इट इज़ नॉट कंप्लीट, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स लाइक लेट्स से आप पार्टनरशिप रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, देन यू हैव टू रेफर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। सिमिलरली इंश्योरेंस रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बनाना चाहते हो, आपको इंश्योरेंस एक्ट 1938 रेफर करना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 रेफर करना पड़ेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सोगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट को लेके जितना भी लॉज है, ईच एंड एवरीथिंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो पहले कुछ कुछ था, जैसे पार्टनरशिप हो गया, सोगा हो गया, तो ये सारे था, बाद में इसको रिपील करके नया एक्ट बनाया दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 को कंसिडरेशन को लेते हैं, देन यू विल फाइंड देन इट मेनली कंटेन्स section 1 to 75 which is talking about your general provision, राइट। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो ये उसके बारे में बोलता है। तो आंसर टू इट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इज नॉट एग्जॉस्टिव। सर ठीक है, हमको आंसर पता चल गया। अभी जो मेन चीज़ है कि मैं तो बोल दिया इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, पर प्रूफ कहाँ है, कहाँ पर प्रूफ मिलेगा इसका, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हो ना। सो बिना प्रूफ का यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सारे चीज़ में आपको प्रूफ देना पड़ेगा, राइट। तो एग्ज़ाम में आप आंसर लिख रहे हो क्योंकि देर आर चांसेस दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, और मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो प्रूफ क्या है? प्रूफ के लिए आपको जाना पड़ेगा, फर्स्टली यू हैव टू गो टू द प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल पढ़ोगे तो ही पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखो, ये प्रियम्बल का लैंग्वेज है। प्रियम्बल में लिखा गया है, whereas it is expedient to define and amend certain parts, यहाँ पर फोकस करो, certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as follow। यहाँ पर जो टर्म मेंशन किया गया है that is certain parts, तो that is important। यहाँ पर the whole law of contract नहीं लिखा गया है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल भी बोलता है ये कंप्लीट नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है एग्जाम में। द प्रियम्बल itself says there are we are going to define and amend certain parts। कुछ चीज़ को हम डिफाइन एंड अमेंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटिंग, ना कि सारे। ओके, दिस इज अ फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड थिंग इज दैट मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिया ये सारे चीज़, इसको भी आप लिख सकते हो कि जैसे आपका इंश्योरेंस एक्ट हो गया, टीपीए हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बाकी भी सारे चीज़ है जो इस एक्ट में मेंशन है, राइट। थर्डली, देर इज एन जुडिशियल रिकॉग्निशन, जुडिशियरी भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। देर वॉज ए इंपॉर्टेंट केस, गेरूलाल प्रकाश का केस था, जिसमें कोर्ट बोलता है कि द प्रियम्बल क्लियरली मेंशन्ड कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बट ओनली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड सम स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये केस था, इस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। एंड लास्टली आपको याद रखना पड़ेगा कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द कोर्ट ऑफन रेफर्स कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स विच इज बेस्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल भी कभी कभी कोर्ट कंसिडरेशन को लेके जजमेंट देता है, जहां पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट। तो ये सारे चीज़ को आप कंसिडरेशन को लेके तो देन यू विल फाइंड कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। जैसे माइनर अग्रीमेंट हो गए, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट हैज़ नॉट बीन क्लियरली मेंशन्ड, तो यहाँ पर क्या करेगा, तो कोर्ट को यहाँ पर अपना इंटरप्रिटेशन करना है व्हिच शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। तो ये था आपका वेदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इज एग्जॉस्टिव और नॉट। तो बाकी उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी लॉ पढ़ते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा सोर्सेज पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में एंड योर मुस्लिम लॉज एंड हिंदू लॉज के कंटेक्स्ट में सोर्सेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सोर्सेज है कहाँ कहाँ से। पहले तो आपका लेजिस्लेशन है, दैट इज़ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, then your customs and usages, and thirdly it is your precedents, there's the judgments of the Supreme Court, and fourthly the English decisions, although it is not bound, ये bound नहीं है, but it has a very high persuasive value. So thank you.